ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड पे, ठीक है, और उसमें दो पार्ट्स थे कि पीजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया और अपने ट्राइबल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। अब अपन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं प्लांटेशन फील्ड पे, कि प्लांटेशन फील्ड्स पे क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली उनके साइड से कैसा दिखा। ठीक है, तो नाउ प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन नोशन ऑफ स्वराज। सारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी के तरह प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनकी अपनी नोशन था स्वराज को लेके। नाउ फ्रीडम फॉर दीज वर्कर्स इज, मतलब कि मैंने बोला कि स्वराज के लिए सबका अलग अलग नोशन था। तो मीन्स व्हाट, स्वराज मतलब कि फ्रीडम, फुल इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का इनके लिए क्या मतलब था, फ्रीडम का इनके लिए क्या मतलब था, राइट टू मूव फ्रीली in and out of the confined plantation field, retaining a link with the village from which they had come। तो सबसे पहले तो कि उनको अपनी लिंक बनाए रखनी थी, कहाँ से, जिस विलेज से वो लोग आए थे और जिस कन्फाइंड एरिया में ब्रिटिशर्स ने उनको बांध के रखा था बेसिकली, वहाँ से आने जाने की जो अलाउंस होती है या फिर फ्रीडम होती है, यही उनके लिए फ्रीडम थी कि जो वो काम कर रहे हैं उस काम से वो अपने मतलब आराम से आ जा सके। सो दिस वॉज फ्रीडम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको प्लांटेशन के काम के लिए एक कन्फाइंड एरिया में बांध के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उनसे वहाँ पे काम करवाते थे, उनसे अपना बिजनेस निकलवाते थे। नाउ दे वर स्टक देयर ड्यू टू, क्यों वो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इस एक्ट के वजह से वो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। वर्कर्स वर नॉट अलाउड परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विथआउट परमिशन। तो जो वहाँ के वर्कर्स थे वो अलाउड नहीं थे कि तुम उस जो टी गार्डन, प्लांटेशन वर्कर्स कहाँ काम करते थे, टी गार्डन, इन सारी जगहों पे काम करते थे, तो वो लोग अलाउड नहीं थे कि वो लोग वहाँ से बाहर जा सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से अगर उनको कोई परमिशन देता है तो वो जा सकते हैं, पर ऐसे वो नहीं जा सकते थे। और परमिशन उनको क्यों कोई देगा, परमिशन उनको रेयरली मिलती थी। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारा अगर ब्रिटिशर्स हैं तो उनको मतलब नहीं है कि तुम अपनी फैमिली से मिलो या तुम्हारे काम धंधे होने चाहिए, तुम्हारी रिलेशनशिप्स मेंटेन होनी चाहिए, उनको मतलब नहीं था। उनको मतलब था कि उनका काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वो नहीं सोचते थे कि वर्कर्स घर जाएं, उनको छुट्टी मिले नहीं मिले, उनको इस सब से मतलब नहीं था। उनको बस इससे मतलब था कि उनका काम होते रहना चाहिए, और इस वजह से वो उनको परमिट नहीं करते थे, बहुत ही रेयरली उनको परमिशन मिलती थी। तो बेसिकली उनके लिए फ्रीडम क्या था, अपने घर वालों के पास जाना और अपने विलेजेस, मतलब अपने विलेज के लोगों से मिलना ही उनके लिए फ्रीडम था। ठीक है, तो इतना लिख लो।
राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड प्लांटेशन फील्ड, ठीक है, वो फील्ड जहाँ पे इनको काम करा जाता था, कन्फाइंड मतलब कि बंद, रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेजेस दे हैड कम। और पॉइंट लिख लेना है यहाँ पे। है ना। तो अब क्या हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो अपने जो वर्कर्स थे प्लांटेशन फील्ड में जिन्हें काम कराया जा रहा था, वो लोग इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। अब क्या और क्यों गुजर रहे थे? इस एक्ट की वजह से जिनके अंतर्गत वो काम कर रहे थे। अब जब उनको ये पता चला कि पूरे देश में क्या हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ही जोर शोर से हो रहा है, तो इन्होंने सोचा कि अब गांधी राज आने वाला है। अब गांधी राज आने वाला है तो शायद हम भाग भी जाएंगे, हमें पकड़ भी लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, हम लॉ को अबाइड भी कर देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब तो गांधी जी राज करेंगे हमारे देश पे, तो सब कुछ वो ठीक कर देंगे और हम बच जाएंगे। तो ये सोच के उन्होंने सोचा कि गांधी जी ने कहा है लॉ अबाइड करो, चलो हम लॉ अबाइड कर देते हैं, और वो वहाँ से भाग गए। ठीक है, आई डोंट थिंक इसके बारे में स्वराज पार्टी को या फिर ये अपने कांग्रेस को कुछ पता भी था, कुछ नहीं पता था। उन्होंने खुद अज्यूम किया कि चलो करते हैं, और उन्होंने किया, वो वहाँ से भाग गए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, बीच में ही मतलब जब रेलवे ट्रैक्स पे, रेलवे स्टेशन पर ही उन्हें पकड़ लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फिर वहीं पे
उनको कैच कर लिया, बेसिकली वो कभी अपने विलेज नहीं जा पाए, ठीक है। सो दीज वर्कर्स हेडेड टूवर्ड्स देयर विलेजेस बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन कभी नहीं पहुँचे। ऑन द वे बैक टू द डेस्टिनेशन दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, ठीक है। तो उनकी ब्रूटली बीटन अप, उनकी बहुत पिटाई हुई इसी वजह से क्योंकि उन्होंने भागने की हिमाकत करी थी।
ठीक है, तो इवन विथ ऑल दीज डिफरेंट नोशंस ऑफ फ्रीडम दे कलेक्टिवली क्रिएटेड एन इमोशन related to an all Indian agitation। तो बेसिकली ये बोलना चाहता है, ये ख़त्म, ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन वर्कर्स से ख़त्म। बस ये बोल रहे हैं जितने भी अपन ने अलग अलग सेक्टर्स पढ़ा, इन प्लांटेशन वर्कर्स पढ़ा, अपन ने पीजेंट्स का पढ़ा, मतलब और कई चीज़ें पढ़ी। तो द थिंग इज़ कि ये जितने भी लोग थे इनका सबका अपना अपना मकसद था, अपना अपना नोशन था फ्रीडम को लेके। एवरीबडी वॉज नॉट जस्ट कंसर्न्ड अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन मीन्स, ठीक है। तो सबका अपना अपना रीज़न था, लेकिन ये पॉइंट ये कह रहा है कि इवन सबका अपना अपना रीज़न था, उसके बाद भी टोटली इसने क्या किया, कंबाइंडली सबके अलग अलग रीजंस ने क्या किया, एक सेम एगिटेशन, एक मिला हुआ गुस्सा बनाया, पूरे देश का एक गुस्सा बनाया। और इस गुस्से ने बेसिकली क्या हेल्प करी, इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जितनी भी सक्सेस हुई, जितनी भी ये चली, उन सब में किसने हेल्प किया है, अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने हेल्प किया है। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चला, ये लोगों के जो अलग अलग मतलब थे उसकी वजह से चला। अगर देखा जाए तो बेसिकली एवरीबडी, ओनली सम पीपल लाइक कांग्रेस एंड मेनली सम लीडर्स वर कंसर्न्ड अबाउट रियली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अदर्स वर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन मीन्स। ये वही बोल रहा है कि ये देखा जाए तो एक ड्रॉबैक है कि सबको इंडिपेंडेंस से मतलब नहीं था, सबको अपने अपनी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम से मतलब था, लेकिन स्टिल ये एक ड्रॉबैक नहीं रहा, ये एक एडवांटेज बन गया पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन वर्कर्स इतना ही था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा था, ठीक है, लोग इतने अच्छे से इसमें पार्ट ले रहे थे, ऑल्दो कहीं कहीं पे वॉयलेंस भी हुआ और अच्छा खासा वॉयलेंस हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब ये जो अब हम ये पढ़ने वाले कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, वापस ले लिया, क्यों इस मूवमेंट को बंद करना पड़ गया। एट चौरी चौरा उत्तर प्रदेश 1922, चौरी चौरा का इंसिडेंट है ये, उत्तर प्रदेश 1922। पीसफुल demonstrations in bazaar turned into a violent clash with the police people burned police station। तो चौरी चौरा का इंसिडेंट है उत्तर प्रदेश 1922 इसकी डेट है। यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली कि ये लोग कोई पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि वही रैलीज वगैरह कुछ हो रही थी, कहाँ पे किसी विलेज में, सॉरी किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था। मतलब थिंग वॉज कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन किसी तरह एगिएशन बन गया, बेसिकली एंगर बन गया, गुस्सा बन गया और वॉयलेंस होने लगा, वहाँ पे क्लैशेस होने लगे, किसके साथ, पुलिस के साथ क्लैशेस होने लगे। नाउ यहाँ पे जो एक पॉइंट ये है कि पहले हमने वार नहीं किया था, द फर्स्ट वन वॉज पुलिस, ठीक है, जिन्होंने पहले मारपीट चालू करी, तो फिर हमें भी गुस्सा आ गया और हमने भी चालू कर दिया। तो बेसिकली पूरा इंसिडेंट वॉयलेंट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन ये फिर भी वॉयलेंट हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये चीज़ हुई तो इसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए। बिकॉज ऑफ दिस वॉयलेंट मूवमेंट गांधी जी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द मूवमेंट। तो ये जो वॉयलेंट मूवमेंट हुआ इसके वजह से, और सिर्फ इसके वजह से नहीं, और भी कई चीज़ें हुई थी, जैसे कि अपन ने वहाँ पे ट्राइबल्स में देखा था, गोदाम हिल्स में, वहाँ पे लोग गुरीला फाइट कर रहे थे, वो गुरीला टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे। सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन इज ऑल अबाउट नॉन वॉयलेंस, बट तब भी वहाँ पे वॉयलेंस हो रहा था, कई जगहों पे वॉयलेंस हो रहा था। तो जब चीज़ें पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन और पीसफुल रैली से वॉयलेंट होने लगी, तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। तो इसके पॉइंट लिख लो।
हॉल्ट टू द मूवमेंट। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली अभी के लिए पॉज कर दिया है मूवमेंट को। ऐसा नहीं कि हम करेंगे ही नहीं अब कुछ और हमने बस अब सारी उम्मीदें छोड़ दी इंडिपेंडेंस की, नहीं। हॉल्ट मतलब कि अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पीपल आर नॉट ट्रेंड टू डू अ सत्याग्रह। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो वॉयलेंस करने चालू कर दे रहे हैं, तो बेसिकली दे आर नॉट ट्रेंड। तो जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाते वी हैव पुट इन अ हॉल्ट टू द मूवमेंट, मतलब हमने अभी पॉज किया है, हम आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था पूरा नॉन कोऑपरेशन। हम नॉन कोऑपरेशन में से अब कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता, दिस वाज कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन। अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस, कि हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ कैसे गए, ठीक है। सो आफ्टर द कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर चुके थे, लीडर्स विद इन कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म, ठीक है, अब कोई बेसिकली रिसेंट में कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था, बेसिकली रिसेंट में कोई दुश्मनी नहीं चल रही थी ब्रिटिशर्स से, तो जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने डिमांड करी कि देखो अभी कुछ हो नहीं रहा है और अब तो शायद सब कुछ बंद हो गया है, तो हम क्यों खाली बैठे हुए हैं, हम क्या करते हैं, हम वापस काउंसिल इलेक्शन में चले जाते हैं। याद है जब अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे थे तब भी कई लोग थे जिनको काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लेना था, ऐसा नहीं था कि नॉन कोऑपरेशन नहीं करना था, बट द थिंग वाज कि काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लेना था और साथ में नॉन कोऑपरेशन करना था। तो अब लेकिन उन लोग की फिर सुनी नहीं गई थी, नॉन कोऑपरेशन चालू कर दिया था और कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन चालू किया था कि कोई काउंसिल इलेक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये चीज़ हुई, मूवमेंट खत्म हो गया, तो ये जो लीडर्स थे इन्होंने बोला कि चलो हम फिर से नॉन कोऑपरेशन हम फिर से काउंसिल में पार्ट लेंगे, हम इलेक्शंस में पार्ट लेंगे, ठीक है। और इसका रीज़न क्या दिया उन्होंने, इसका रीज़न ये दिया कि हम जब उनकी गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे, बेसिकली मतलब ब्रिटिशर्स सिलेक्शंस करवा रहे हैं उस रीजन के, वहाँ पे हम इलेक्ट हो गए, तो हम उनके गवर्नमेंट के पार्ट हो गए, तो हम जब उनके गवर्नमेंट के पार्ट हो जाएंगे तो होगा ये कि हम उनकी जो फैसले वो बेसिकली ले रहे हैं इंडिया के लिए, हम उनको जज कर पाएंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हम बेसिकली रिफॉर्म्स ला पाएंगे। तो ये चीज़ किसने क्या रीज़न दिया, इन लोगों ने जो कि इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे, ये रीज़न दिया कि हम बेसिकली अंदर से गवर्नमेंट को सुधार पाएंगे। बट द थिंग वाज कि क्या ये हमें कभी भी फुल इंडिपेंडेंस देता, कभी नहीं देता। हम उनके तरीक़ों को सुधार सकते थे लेकिन खुद के तरीके कभी नहीं बना सकते थे, राइट। जब तक हमारा कंट्री पे फुल इंडिपेंडेंस नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कोई फैसले दे रहे हैं तो हम बस सजेस्ट कर सकते कि नहीं ऐसा मत करो, लोग परेशान हो जाएंगे, या वैसा मत करो, जो भी है। तो बेसिकली ये ड्रॉबैक था इस आइडिया का, जो भी है। लेकिन कुछ लोग थे जो इसी के फेवर में थे कांग्रेस में से, और कौन थे वो, मोस्टली मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे वो, और CR दास, ठीक है। तो ये जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे किस चीज़ को, इलेक्शन में पार्ट लेने को, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली इसके लिए पार्टी भी बना ली थी और इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, अ पार्टी फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये पार्टी जो है इलेक्शन में पार्ट लेगी। व्हाट एन आयरनी कि अ पार्टी नेम्ड इंडिपेंडेंस, स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस नेम इज द नेम ऑफ द पार्टी, और ये कर क्या रही है, बेसिकली ब्रिटिशर्स के इलेक्शंस में पार्ट ले रही है। तो अभी इतना लिख लो। What the hell?
ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हुई, मतलब देख लिया अपन ने कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये कुछ इलेक्शंस प्रिय लोग आ गए कि नहीं हमें तो इलेक्शन में पार्ट लेने दो, हम तो उसी में खुश हैं, हमें फुल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हम तो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस में काम चला लेंगे। बेसिकली इनका ये वाला आइडिया था। देन व्हाट, लेकिन कुछ यंग लीडर्स थे पार्टी में, हमेशा डिबेट्स थी, तो ये कुछ लीडर्स थे जो थोड़े बुढ़े से हो गए थे बेसिकली, और दे वर हैप्पी कि यार चलो कुछ भी नहीं से तो कुछ बेटर है, हमें थोड़ी इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, हम खुश हैं। देन व्हाट, देयर वर सम यंग रैडिकल लीडर्स इन कांग्रेस, तो इन्होंने बोला कि नहीं हमें इतनी सी इंडिपेंडेंस चाहिए ही नहीं ना, हमको अंदर मतलब इनके अंडर आना ही नहीं है, हमको पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भले ख़त्म हो गया हो लेकिन हम तब भी इनके इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। बेसिकली ये लोग कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाप बेटे के बीच में कितनी डिफरेंसेस है वी कैन सी। सो जो भी है, तो ये बेसिकली कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये वो लीडर्स थे जो ये मानते थे कि नहीं हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ये आदिवादी नहीं चाहिए, हम अपने लॉस खुद बनाएंगे, ना कि किसी और को सजेस्ट करेंगे कि तुम ये मत करो या वो मत करो, या चेंजेस लाएंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। दे वांट कि जो करेंगे हम करेंगे। सो ये थे कुछ हमारे यंग लीडर्स। ये पॉइंट लिख लो एक मिनट। ठीक है, तो ये कांग्रेस के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये डिबेट चल रही थी। बेसिकली कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें लेना है और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं हम बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना चाहते। ठीक है, देन इस समय पे जो है 2 फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को बेसिकली चेंज किया या बेसिकली शेप किया।
सो फर्स्ट वन वॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब उस टाइम पे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में, लाइक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। मतलब लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, ठीक है, लोग इंस्टेंटली गरीब बन गए, गरीब और गरीब बन गया। बेसिकली जो भी है, जो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, पैसों की कमी हुई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, एग्रीकल्चर क्राइसिस हुए, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है, रूरल डिस्ट्रेस। तो अब जो ये बेसिकली कंट्री साइड की स्टोरी है, क्योंकि वही लोग फार्मिंग करते हैं। तो जो हुआ ये कि जैसे ही ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो जो ग्रेन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, ठीक है, वो उसकी मतलब बाहर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हुई तो जो ग्रेन्स थे, जो बेसिकली हमारे फार्मर्स लगाते थे, उन्हें कौन एक्सपोर्ट करता था, उन्हें ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते थे। और ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसे थे वो फार्मर्स को देते थे। नाउ जब वर्ल्ड क्राइसिस हुए तो जो डिमांड थी ग्रेन्स की वो कम हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने ग्रेन्स ले जाना भी कम कर दिया, उनको पैसा देना भी कम कर दिया। तो अब ये जो हमारे रूरल पीपल थे, उनको मतलब नहीं दुनियादारी से कि अच्छा दुनिया में वर्ल्ड क्राइसिस हुई है, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, उनको मतलब नहीं है इन सबसे। इनको दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमको नहीं, धंधा पानी नहीं दे रहे, अब हमको पैसे नहीं मिल रहे ब्रिटिशर्स से, अब हम ग्रेन्स उगा रहे किसके लिए, उनके लिए, और अब वो पैसे नहीं दे रहे हमको। तो इस वजह से जो है रूरल पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, किससे, ब्रिटिशर्स थे। और इसकी वजह क्या बनी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये इसकी वजह बनी। ये पहला रीज़न था। सेकेंड जो चीज़ हुई इंडिया में वो थी साइमन कमीशन 1928। तो बेसिकली अपना ये साइमन कमीशन था, हेडेड बाय सर जॉन साइमन, गिवन द टास्क ऑफ टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो नई गवर्नमेंट आई थी ब्रिटेन में, तो उन्होंने इंग्लैंड में बेसिकली, तो वहाँ पे ये ऑर्डर निकला कि क्या करो कि जाओ इंडिया के पास जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे शायद लोग खुश नहीं हैं, तो क्या करो वहाँ पे जाओ और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है, जिससे वो मूवमेंट करना बंद कर दें और चीज़ें एकदम सेटल हो जाए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के आओ, और ये इसके लिए टीम बनाई गई। और इस टीम के बेसिकली लीडर कौन थे, सर जॉन साइमन थे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इंडियंस को खुश होना चाहिए कि ओके फाइन, अब सुनने को तो तैयार हुआ कोई हमारी, ठीक है। बट द थिंग वॉज कि जब वो आया यहाँ पे, तो सारी पार्टियों ने और सारे लोगों ने उसको कैसे ग्रीट किया, एक स्लोगन से ग्रीट किया, गो बैक साइमन। वो लोग खुश नहीं थे, ठीक है। क्यों खुश नहीं थे वो साइमन के आने से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वॉज कि साइमन की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो टीम थी बेसिकली, उसमें कोई इंडियन नहीं था। जो इंडिया में रहता ही नहीं है, जो शायद कहीं और पला बड़ा, ठीक है, उसको कुछ पता नहीं है इंडियन के बारे में, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, है ना। तो वो प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से जो लोग थे उसको सर जॉन साइमन उसको पसंद नहीं आया, उनको पसंद नहीं आ रहा था, और दे वर ट्रीटिंग देम गो बैक साइमन। देन व्हाट, because there were not even a single because there were not given even a single Indian member in the entire Simon team। तो मैंने बताया है, reacting to this Viceroy Lord Irwin offered Dominion status and round table conference discussion for future constitution in October 1929। तो ये सारी जब चीज़ें हुई, जब सर जॉन साइमन को इतना कोई भाव नहीं मिला इंडिया में, इतना लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम चाल चलते हैं, और फिर इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बोली कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये क्या है ये मैं आगे बताती हूँ, पहले इतना लिख लो।
ठीक है। फिर जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है अपना सर जॉन साइमन वाला, ठीक है। तो इस पर क्या रिएक्ट किया जब लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये बंदा बना रहा है, साइमन बना रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब बेसिकली बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, रैलीज निकली कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनवाना है अपना, ठीक है, मतलब तुमसे तो नहीं बनवाना, हम खुद बनाएंगे।
सो व्हाटएवर। तो क्या हुआ कि जब उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक चाल चली बेसिकली। उन्होंने सोचा कि हम क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब ठीक है तुमको तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हम नहीं बना रहे, तुम खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तुम खुद अपना गवर्नमेंट चलाओ, ठीक है। सब डोमिनियन स्टेटस मतलब खुद अपने आप पे रूल करो। बट द थिंग इज तब भी तुम ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहोगे, गेटिंग, तब भी तुम ब्रिटिशर्स के अंडर, एट लास्ट ब्रिटिशर्स ही तुम पे रूल कर रहे हैं। बस ये है कि अगर तुम्हें हमारे रूल्स पसंद नहीं आ रहे तो एक काम करो, खुद रूल्स बना लो। बट द थिंग इज अगेन वी आर ऑन द टॉप। तो ये किसने कहा, ये हमारे लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने यही डिस्कशन करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, कब, फ्यूचर में, अक्टूबर 1929 को। बेसिकली उन्होंने डिक्लेयर किया कि चलो ठीक है, हम जो भी तुम्हारे लीडर्स हैं जो तुमको पसंद है, हम उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग करते हैं, उसमें तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है, तुम्हें क्या लॉस चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, बट एट लास्ट वी आर लीडिंग यू, वी आर बेसिकली रूलिंग यू। तो ये किसने बोला, इरविन ने। लेकिन ये जो प्रपोजल रखा इरविन ने, दिस डज नॉट सेटिस्फाई इंडियन कांग्रेस मेंबर्स। उन्होंने कांग्रेस मेंबर्स ने मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा, तुम तो बस हमें थोड़ा बहुत खुश करो, हमने 50 रुपये मांगे, तुम 5 रुपये दे के बोलो खुश रहो। तो बेसिकली वो चीज़ है कि इन्होंने मना कर दिया, हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आधी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। In December 1929, Lahore session, Jawaharlal Nehru passed a resolution डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन पास किया। उन्होंने उसमें डिमांड किया कि पूर्ण स्वराज, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये रिजोल्यूशन, बेसिक रिजोल्यूशन मतलब कि क्या, अभी इंडिपेंडेंस मिली नहीं है, बट हमने, जैसे होता है न्यू ईयर रिजोल्यूशन, कि हम लेकर रहेंगे, दिस ईयर्स रिजोल्यूशन कि हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये कब हुआ, अब 1929 में। लेकिन ये कोई इतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे इससे अट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि ये बस ये था कि हम इंडिपेंडेंस लेंगे, बट ये ऐसा नहीं था कि हमें मिल गई। सो बेसिकली बहुत सारे लोग इससे अट्रैक्ट नहीं हुए थे। तो जब ये चीज़ इतनी फैली नहीं, तो गांधी जी ने फिर एक नए मूवमेंट की सोची कि चलो हम सिविल डिसोबीडियंस के मतलब सिविल डिसोबीडियंस के लिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स कि हम कैसे बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी, क्यों ये चालू हुआ। उसी के नीचे ये पॉइंट्स लिख लेना।
मतलब ये डिक्लेयर किया उस टाइम पे, रिजोल्यूशन लिया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने, और ये डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। मिली नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, बस हम करेंगे खुद, हमने मान लिया। तो वो चीज़ हुई, तो लोग इस वजह से इसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।